नीचे कद्दू ऊपर पनीर। मम्मा मेरे समर वेकेशंस हो गए, अब तो मैं रोज अच्छी अच्छी डिश बनवा कर खाऊंगा आपसे, मजा आ जाएगा। और आप ना प्लीज ये बहाना मत माना कि सुबह सुबह टिफिन बनाते, मुझे स्पेशल खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता और फिर जल्दी में आपको ये हरी सब्जियां बनानी पड़ती है। मम्मा मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाला, अब आपको रोज रोज अच्छा खाना बनाना पड़ेगा बस। अच्छा जी, अब हमारे साहबजादे की छुट्टियां हो गई है, इसका मतलब पूरे 2 महीने तुम सिर्फ स्पेशल खाना खाओगे, ऐसा कहीं होता है क्या? माँ की बात सुनकर रियांश मोटे मोटे आंसू टपकाने लगता है। देखो ना पापा, माँ के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। सच्ची बात यह है कि मम्मा हमारे लिए कुछ हमारी पसंद का बनाना ही नहीं चाहती। आपने देखा ना, पहले तो रोज सुबह टिफिन में मुझे गंदी गंदी सब्जियां बना कर देती है और रोज यही बहाना मारती थी, बेटा सुबह आधे घंटे का टाइम होता है, उसमें स्पेशल नहीं बन सकता। लेकिन पापा अब तो कोई जल्दी नहीं है, कम से कम अब तो मम्मा को मेरे लिए शाही पनीर, हरियाली पनीर और मेरा फेवरेट पनीर बटर मसाला मेरा बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया, ये सब बनाना है मम्मा आपको। अरे भाई क्यों तुम बच्चे को परेशान करती हो, बात तो उसकी भी ठीक है। अब साल भर तुम्हारी यही शिकायत रहती है कि इतनी सुबह उठकर तुम्हें जल्दी जल्दी सब्जियां बनानी पड़ती है, खाना तैयार करना पड़ता है। अब बच्चे की छुट्टी हो गई तो सारा झंझट ही खत्म। और मैं तो वैसे भी ऑफिस के लिए 10 बजे निकलता हूँ, अब 10 बजे तक तो तुम अच्छा खाना बनाकर तैयार कर ही सकती हो। अब इन्हें देख लो, अपने बेटे को तो समझाने से रहे, उल्टा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखूंगी मैं। सुबह सुबह ना ये कलेश का माहौल मत बनाओ, नाश्ता बना दिया है, फटाफट नाश्ता खत्म करो, मुझे और भी काम है। क्या बनाया है आज तूने नाश्ते में? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। माँ जी नाश्ता समझ में नहीं आता रोज क्या बनाए। कल रात को आलू की सब्जी बनाई थी ना, थोड़े आलू एक्स्ट्रा उबाल दिए, उन्हीं के आलू के पराठे बना दिए। आप सब लोग खा लो, फिर मुझे घर की साफ सफाई में भी लगना है। देख लिया पापा, आपके टिफिन में भी आलू के पराठे। अब छुट्टी है तब भी नाश्ते में आलू के पराठे बनाए मम्मा ने। अगर हम कुछ दिन आलू के पराठे नहीं खाएंगे तो कुछ हो जाएगा क्या? मम्मा इतने आलू के पराठे खिला दिए आपने कि अब तो आलू के पराठे का नाम सुनकर मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है। देखो बहू, उसकी बात भी सही है। अब खत्म करो इस बात को यहीं पर। जितना दिन रियांश घर पर है उसकी पसंद पूछ कर नाश्ता बना लिया करो। ये ठीक है मम्मी, रियांश की पसंद का ही नाश्ता बनेगा। अरे कोई हमसे भी पूछ लो कि हम क्या खाना चाहते हैं। अरे देवर जी, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, आप ही बता दीजिए क्या खाने का मन है आपका आज डिनर में। आपकी पसंद का ही खाना बनेगा बस। ठीक है भाभी, तो ऐसा करना, आज शाम को बढ़िया सा मटर पनीर बना दीजिए। वेजिटेरियन आदमी ना पनीर से ऊपर सोच ही नहीं पाता। देवर की बात सुनकर भारती मुस्कुराने लगती है। तो फिर हो गया फैसला। पनीर की सब्जी में तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है, उसे खाकर तो सब लोग खुशी हो जाएंगे। ननद रीमा कॉलेज के लिए निकल गई और देवर आकाश बड़े भाई विकास के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। बाकी बचा रेहांश, आज वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए टीवी के सामने जाकर बैठ जाता है। शाम को डाइनिंग टेबल पर, भाभी आज ना बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कोई त्योहार हो। आपने मटर पनीर की सब्जी इतनी लाजवाब बनाई है कि मजा आ गया, और इसके साथ आपके हाथ की कुरकुरी पूरियां मुंह में पानी आ गया भाभी। अरे रायता भूल गई तू, भाभी के हाथ के रायते में भी जादू होता है। भाई खूब तारीफ कर लो अपनी भाभी की, सर पर चढ़ा दो। लेकिन मटर पनीर का असली स्वाद तो इस जीरा राइस से आता है जो इसने मेरे कहने पर बनाया। ये सही है, इतनी गर्मी में 2 घंटा किचन में खड़े होकर खाना मैंने बनाया और क्रेडिट ये जनाब बटोरने में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा करो देवर जी, मम्मी जी, मेरी जगह ना सब लोग इन्हीं की तारीफ कर दो, इनका खुश रहना बहुत जरूरी है। अरे बेटा, ये मीठी मीठी नोक झोंक से ही तो घर घर लगता है। चलो अब ये बातचीत छोड़ो और बहू तुम भी अपना खाना लगाओ, हमारे साथ ही डिनर करो। तुम भी थक गई होगी, कब से सबके लिए स्पेशल डिनर बनाने में लगी हुई हो। जी पापा जी, आप लोग शुरू करिए, मैं अभी आ रही हूँ। ये था गुप्ता परिवार, हंसता खेलता मिलजुल कर रहने वाला। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मन मुटाव को अगर छोड़ दे तो बाकी परिवार में आनंद ही आनंद था। लेकिन इस समय बहू भारती बड़े धर्म संकट में फंसी हुई थी। एक दिन पूरे परिवार को उनकी पसंद का स्पेशल डिनर क्या करा दिया। अब तो घर में सबकी डिमांड कुछ इस तरह की हो गई कि पनीर के अलावा किसी और सब्जी की तरफ कोई और देखने के लिए तैयार ही नहीं है। सुबह के 9 बज रहे हैं और रेयांश ने डाइनिंग टेबल पर तमाशा करके रखा है। दादी आप समझाओ ना मम्मी को, मुझे सिर्फ पनीर पराठे खाने हैं, मैं आलू के पराठे नहीं खाने वाला। आपको पता है ना, हम सबकी जान बसती है पनीर में।
मम्मी को पता नहीं हम लोगों को सताने में क्या मजा आता है। हम लोगों की छोड़ो, भाभी बेचारा छोटा सा बच्चा पनीर खाने के लिए तरस रहा है और आप उसे जबरदस्ती से आलू के पराठे खिलाना चाह रही हैं। रोज रोज घर में पनीर के पराठे नहीं बन सकते। आज सब लोग चुपचाप नाश्ता करो और अपने अपने काम पर निकलो। और भी काम रहते हैं मेरे पास तुम्हारे नखरे देखने के अलावा। बहू तो ऐसा कर, सबका नाश्ता निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। जब इन लोगों के नखरे खत्म हो जाएंगे ना तो अपने आप उठाकर खा लेंगे। और जा बेटा तू अपने काम निपटा। इनके तो रोज रोज की पंचायत हो गई है। नाश्ता हो, खाना हो, डिनर हो, सिर्फ पनीर पनीर के रट लगाए रहता है। सास के कहने पर बहू भारती सबके नाम की एक एक प्लेट लगाकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। 15 मिनट बाद जब भारती डाइनिंग टेबल के पास आती है तो देखती है सबकी प्लेट वैसी की वैसी रखी हुई है। किसी ने भी नाश्ता नहीं किया। रीमा और आकाश तो अपने ऑफिस के लिए निकल भी गए थे। बिना नाश्ता किए सबके घर से चले जाने के कारण भारती को बहुत दुख होता है। इस घर में सब एक जैसे हो गए, क्या बच्चे क्या बड़े, जिसको देखो उसने पनीर की रट लगा कर रखी है। खैर कर भी क्या सकते हैं, ये लोग तो बिल्कुल अनशन पर आ गए। अब उनकी पसंद का खाना नहीं बनाऊंगी तो खाना खाना छोड़ देंगे। फिर ऐसा खाना बनाने का फायदा ही क्या है कि कोई उसे खाए ही ना। ठीक है, मुझे ही झुकना पड़ेगा। बिना टिफिन लिए, बिना नाश्ता किए सभी लोग घर से जा चुके थे, इसलिए रात को सबके आने से पहले भारती बाजार जाकर ताजा पनीर खरीद कर लाती है और बड़ी आसा कढ़ाई पनीर बनाकर तैयार कर लेती है। रीमा चलो आ जाओ, डिनर बन गया है, खाना खा लो। रहने तो भाभी, वही बनाया होगा आपने, अपना बैंगन कद्दू। और बनता क्या है इस घर में? मुझे नहीं खाना, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। अरे मैंने बोला ना डिनर करने के लिए बाहर आ जाओ, मतलब बाहर आ जाओ। देख रही हूँ आजकल तू मेरी बात बहुत काटने लगी है। भाभी की बात सुनकर रीमा मन मारकर आकर डाइनिंग टेबल पर उदास मन से बैठ जाती है। बारी बारी से देवर आकाश, पति विकास सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सबके आ जाने के बाद भारती डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आती है और फिर सबकी प्लेट में कढ़ाई पनीर और बटर रोटी सर्व करती है, तो उसे देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं। रियांश तो खुशी से उछल पड़ता है। मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। मजा आ गया, आपने कढ़ाई पनीर बनाया। ये आज तो भारती के बनाए हुए कढ़ाई पनीर को खाकर सब ने उंगलियां चाट चाट कर अपना पेट भर लिया था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ भारती की मुसीबत बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दिन के तीनों टाइम अब सबको पनीर से बनी हुई डिशेस ही चाहिए थी। कभी पनीर का पराठा, कभी पनीर की भुर्जी, कभी कढ़ाई पनीर, तो कभी पनीर के पकौड़े। एक दिन, अरे बहू कॉलोनी में भंडारा हो रहा है, चंदा लेने के लिए आए हैं, तो ऐसा कर 1100 की पर्ची कटवा दे। अरे माँ जी, लेकिन 1100 की क्या जरूरत है? दान तो दान होता है। मैं ऐसा करती हूँ 101 दे देती हूँ। कमाल कर रही है बहू, 101 का जमाना रह गया है क्या? सास की बात को इग्नोर करके बहू चंदा लेने वालों को 101 रुपए थमा देती है। लेकिन बहू के इस रवैये से सास काफी परेशान हो गई थी। मम्मा जल्दी से मुझे रेडी कर दो। आपको याद है ना, आज मुझे अंकुर की बर्थडे पार्टी में जाना है। मैंने अंकुर को प्रॉमिस किया है, उसके बर्थडे में मैं उसके लिए एक बड़ा सा यूनिकॉर्न लेकर जाऊंगा। आप मार्केट चलकर मुझे सॉफ्ट टॉयज वाला यूनिकॉर्न दिला दो। अरे बेटा, वो यूनिकॉर्न जो तुम मांग रहे हो ना, उसका प्राइस मैंने चेक किया, 1200 है। ऐसा करती हूँ, तुम्हारे बर्थडे में बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट आए थे ना, उसमें से ही एक पैक करके तुम्हें दे देती हूँ। वैसे भी बेटा, इतने सारे गिफ्ट तुम कहाँ इस्तेमाल कर पाओगे। ये गलत है मम्मा, आप ऐसा क्यों कर रही हो? गिफ्ट के लिए पैसे दो ना। अरे बेटा, लेकिन फिजूल खर्ची की क्या जरूरत है? जब घर में गिफ्ट रखा है तो मैं कोई फालतू खर्च नहीं करने वाली। जन्मदिन में जाना है तो यही गिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा। भारती की सास और पति विकास देख रहे थे, आजकल भारती पाई पाई खर्च करने से पहले बहुत सोच विचार कर रही है। 2 दिन के बाद सुनते हैं जी, थोड़े पैसों की जरूरत थी, कुछ पैसे दे दीजिए ना। पैसे? लेकिन महीने के बीच में मैं तुम्हें कहाँ से पैसे ला कर दूंगा? खर्चे के पैसे अपने पास रखकर बाकी सैलरी तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। महीने का बजट तुम ही संभाल रही हो ना। वो तो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। रियांश का पेंटिंग क्लास में एडमिशन करा दिया, लेकिन उसकी बस की फीस देने के लिए पैसे ही नहीं बच रहे हैं, जिसकी वजह से रोज मुझे उसे रिक्शा करके लाने और छोड़ने का काम करना पड़ रहा है। अरे देखो ना, कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है। मेरी जितनी तनख्वाह है उससे ज्यादा पैसे लाकर तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। बजट मेंटेन करना तुम्हारा काम है, तुम समझो। पति की बात सुनकर भारती बजट की कॉपी लेकर बैठ जाती है और अपने सारे खर्चों को रिव्यू करने लगती है। तो ये बात है, ये जो रोज रोज हमारे घर में पनीर पनीर होता रहता है ना, ये सारा बजट उस पनीर की वजह से गड़बड़ हुआ है।
सभी लोगों की रोज रोज पनीर खाने की फरमाइश होगी तो मेरा तो महीने का बजट ही गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो रेयांश के स्कूल बंद है, जैसे स्कूल ओपन होगा इसकी स्कूल बस का भी किराया देना होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। माँ जी से सलाह लेती हूँ। माँ जी ने खुद 30 साल गृहस्थी चलाई है, उन्हें जरूर इस समस्या का हल पता होगा। पूरे परिवार को लाख समझाने के बाद भी कोई भी पनीर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं था, इसलिए अंत में थक कर बहू भारती अपनी सास के पास जाती है। माँ जी आप देख रही हैं, महीने का बजट सब गड़बड़ हो गया। खर्चों में इतनी कटौती करने के बाद भी रसोई का बजट मेंटेन नहीं हो रहा है, और आपके बेटे का कहना है जितना पैसा दिया है उतने में ही घर चलाओ। अब आप ही बताइए ना, मैं करूं तो क्या करूं। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है माँ जी, आप ये सोचो दिन भर के खाने में सिर्फ पनीर खाने से क्या पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी? और एक बैलेंस डाइट लेने की भी तो जरूरत होती है कि नहीं? आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो यही कहता है ना हमें सब तरह की सब्जियां फल वगैरह खाने चाहिए। पनीर खाने से बॉडी को प्रोटीन तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी के मिनरल्स और फाइबर का क्या? और ये सेहत वाला पार्ट घर में किसी की समझ में अभी तक आया है जो अब आएगा? बेटा अब इस घर की अन्नपूर्णा लक्ष्मी सब तू ही है। लक्ष्मी बनकर घर का बजट मेंटेन करना और अन्नपूर्णा बनकर सबके स्वाद और सेहत का ख्याल रखना, दोनों ही तेरी जिम्मेदारी है। अब ये तो तुझे ही देखना होगा कि कैसे दोनों जिम्मेदारियों में संतुलन बना रहे। ना तो स्वाद बढ़ाने के लिए बजट खराब होना चाहिए, ना ही बजट को मेंटेन करने के लिए किसी की इच्छाओं का गला घोटना। बेटा घर के सदस्य तो फरमाइश करेंगे ही, उनके स्वाद सेहत और अपनी जेब का ख्याल तो तुझे ही रखना पड़ेगा। और एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, अपनी शक्तियों को पहचान और कमर कस के उतर जा मैदान में। आई बात समझ में? हाँ माँ जी, समझ में तो आ रहा है। ठीक है, देखते हैं अब हो ही जाए। इस रसोई के बजट को मैंने ही पटरी पर ना ला दिया और सबको सब्जियां खानी ना सिखा दी तो मेरा नाम भी भारती नहीं। अगले दिन भारती ने बनाए नाश्ते में स्पेशल पनीर पकौड़े, लेकिन इस बार भारती ने लगाई अपनी स्पेशल ट्रिक जिसकी मदद से रसोई का बजट पटरी पर आ सकता था। माँ जी आम दिनों में पूरे परिवार के लिए पनीर के पकौड़े बनाने में कम से कम 600 ग्राम पनीर लग जाता था, लेकिन आज मैंने सिर्फ 200 ग्राम पनीर खरीदा है और पनीर की साइज के कद्दू के स्लाइस भी कट कर लिए। अब हर पकौड़े में पनीर की एक स्लाइस के साथ एक स्लाइस कद्दू का लगाकर उसे तेल में फ्राई करके बनेंगे आज के स्पेशल पनीर पकौड़े। थोड़ा घबराते हुए भारती ने पूरे परिवार को अपने स्पेशल पकौड़े सर्व कर दिए। घर के सभी सदस्यों को आज के पकौड़ों का टेस्ट कुछ अलग तो लग रहा था, लेकिन पकौड़ों के साथ बनी स्वादिष्ट पुदीने की खट्टी तीखी चटनी खाकर कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। माँ जी मेरा पहला तीर जाकर बिल्कुल निशाने पर लगा है। अब आप देखिए मैं कैसे पनीर की आड़ में इन सबको सब्जियां खाना सिखा देती हूँ। अगले दिन, भाभी कल के आपके पनीर के पकौड़े ना बड़े लाजवाब बने थे, आज ना प्लीज पनीर के पराठे बनाकर खिला दो ना, मजा आ जाएगा। और हाँ, भूल से भी ना अपने वो आलू और मूली के पराठे बनाकर मत रख देना, बोर हो गया, पूरी सर्दी यही तो खाया हमने। मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के पनीर के पराठे ही खिलाऊंगी, बस तुम डाइनिंग टेबल पर इंतजार करो। कद्दू और लौकी को कद्दूकस करके उसे पनीर की स्टफिंग में मिक्स करने के बाद सारे मसाले डालकर आज बहू भारती ने पनीर के पराठे के लिए स्पेशल स्टफिंग तैयार कर ली थी। कुछ देर में गर्मा गर्म पराठे बनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों की प्लेट में पहुंच गए थे। भाभी आज के आपके पराठे कुछ ज्यादा क्रिस्पी नहीं बन रहा है? मजा ही आ गया, लेकिन थोड़ा कलर अलग लग रहा है ना? अरे भाई नई रेसिपी ट्राई की है, इसीलिए आप लोगों को टेस्ट भी अलग लग रहा होगा। आज मैंने लहसुन मिर्च की चटनी पीसकर उसे भी स्टफिंग में मिक्स कर दिया है, इसलिए स्टफिंग थोड़ी ग्रीन ग्रीन लग रही है ना। आप लोग खाकर बताओ। मैंने सोचा जब घर में रोज रोज पनीर ही बनता है तो कब तक आप लोग एक जैसे पराठे खाकर बोर होते रहोगे, कुछ नया तो ट्राई करना चाहिए ना। अरे बहुत अच्छा सोचा तुमने, मजा आ गया, लाजवाब हो तुम, मानना पड़ेगा। अरे इस तरह भारती के 2 एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल सफल हो गए थे। अब अगला मिशन था खाने में पनीर के साथ बाकी सब्जियां मिक्स करना। दोपहर के समय मैं सोच रही हूँ पनीर की एक नई रेसिपी ट्राई कर लूं, क्या कहते हो आप? हाँ भाई, नेकी और पुछ बिल्कुल ट्राई करो, किससे रोका है। लंच के समय भारती सबकी थाली में एक बिल्कुल नए तरह की रेसिपी सर्व करती है, जिसका टेक्सचर देखकर सभी लोग थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे थे। मम्मा ये आपने कौन सी डिश बना दी? आज से पहले तो कभी नहीं खाई। बेटा ये ना पनीर कोफ्ता है, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे।
क्या बात कर रही है भाभी, पनीर कोफ्ता? मैं तो आज पहली बार नाम सुन रही हूँ। अपने हाथ का जादू चलाकर भारती ने खाना तो वैसे भी स्वादिष्ट बनाया था। डिनर खत्म करने के बाद सभी लोग आज बड़े खुश नजर आ रहे थे। बहू, वैसे तो तुम रोज ही बढ़िया खाना बनाती हो, लेकिन आज की तुम्हारी रेसिपी में तो मजा ही आ गया भाई। जान डाल दी तुमने खाने में। देख रहा हूँ आजकल तुम बड़ी नई नई तरह की डिशेस ट्राई कर रही हो। कोई कुकिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया है क्या? हाँ, वैसे ही समझ लीजिए पिताजी। बस आप लोगों को रोज रोज ऐसे ही स्पेशल डिश खाने को मिलती रहेगी। सास रसोई में आकर कहती है, अरे बहू, आज ऐसा क्या बना दिया तूने खाने में? बड़ी खुश नजर आ रही है। लौकी का कोफ्ता बनाया था माँ जी, और अगर मैं लौकी के कोफ्ते कहकर प्लेट में रख देती ना तो सबके सब मुंह बनाने लगते। मैंने भी स्मार्टनेस दिखाई। लौकी के कोफ्ते बनाकर 100 ग्राम पनीर के छोटे छोटे टुकड़े फ्राई करके ग्रेवी में मिला दिए और थोड़ा सा पनीर ऊपर से सजा दिया। पनीर के कोफ्ते क्यों माँ जी, कैसी रही? बहुत अच्छा बेटा। बस यही तो मैं तुझे सिखाना चाह रही थी कि घर में ना औरतों को लोग ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे औरत वो बला होती है जो घर में अपनी पर आ जाए ना तो मिर्ची जैसी तीखी चीज का भी अचार डाल देती है। श्रीमती जी, कुछ दिन पहले तो आप बजट का रोना रो रही थी। रोज रोज कहती थी जेब में पैसा नहीं है, खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन देख रहा हूँ आजकल बड़ी खुश रहती हैं। रसोई भी आपकी महकती रहती है, रोज नई नई डिश भी बना रही है। वही हम भी पूछ रहे हैं, कोई अलादीन का चिराग हाथ लग गया है क्या? चिराग तो हमेशा से मेरे पास ही था, बस मुझे उसका एहसास नहीं था। धन्य हो माँ जी का, जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि उस चिराग का इस्तेमाल करना कैसे है। बजट ट्रैक पर क्यों नहीं आएगा? पनीर है 300 रुपए किलो और कद्दू लौकी आता है 20 रुपए किलो। जब रोज 300 किलो वाली सब्जी बन रही थी तो बजट तो हिलना ही था। अरे श्रीमती जी, मन मन में सोच के मुस्कुराती रहोगी या अपनी खुशी का राज हमें भी बताओगी? अब मुझसे क्या छुपाना, हम दोनों के बीच में कब से सीक्रेट होने लगा, बता भी दो। देखिए, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। 300 वाला बताकर 20 का माल खिला दिया। अब 300 और 20 में फर्क तो होता ही है ना, तो हो गया बजट मेंटेन। अरे ये क्या 20-300 कर रही हो? खुलकर बताओ ना। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भी कुछ बातें राज ही रहे ना तो अच्छा होता है। अच्छा ये बताओ, कल पनीर ग्रेवी खाना है ना? अनामिका बड़े ही गरीबी में अपने इकलौते बेटे को पालती है। शिवम भी अपनी माँ की मेहनत को बेकार न जाने देकर अच्छे नंबरों से MBA कर लेता है। शिवम को उसके नंबरों के दम पर अच्छी जगह नौकरी भी मिल जाती है। अपनी पहली कमाई आने पर शिवम सोचता है, माँ के लिए साड़ी ले जाता हूँ, उनके पास एक भी नई साड़ी नहीं है। बेचारी मुझे पढ़ाने के लिए खुद के लिए कुछ करना ही भूल गई। लेकिन माँ, अब तुम्हारा बेटा कमाने लगा है, तुम्हें हर खुशी देगा। शिवम एक साड़ी लेकर अपने घर जाता है। जाते ही देखता है उसकी माँ बहुत ही परेशान थी। शिवम बेटा, आज तुझे इतनी देर कैसे हो गई? अरे माँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, ऑफिस में लेट हो जाता है कभी कभी। माँ के लिए बेटा हमेशा बच्चा ही रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, फिर माँ बेटा साथ में खाएंगे। ठीक है माँ। शिवम हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठता है। जैसे ही अनामिका उसके लिए खाना लेकर आती है, शिवम उसके हाथ में साड़ी पकड़ा कर कहता है, माँ बताओ कैसी है? साड़ी तो सुंदर है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी बेटा, मेरे पास तो बहुत है। माँ तुम भी ना, एक भी नई साड़ी तुम्हारे पास नहीं है, सारी की सारी पुरानी है और वही सब बाहर भी पहनती हो और घर में भी। अरे छोड़ ना बेटा, मुझे कौन ही देखता है, मुझ बूढ़ी को देखने की किसे फुर्सत है। ऐसा नहीं है माँ। अनामिका और शिवम खा पीकर सोने चले जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज अनामिका शिवम से कहती है, बेटा अब तो कमाने लगा है, अब इस घर को बहू और तुझे बीवी की जरूरत है। जैसा आप सही समझे माँ। तुझे कोई पसंद है तो बोल दे, मैं मेरे बच्चे की शादी उसी से करवा दूंगी। अरे किसी न किसी से तो करवानी है। माँ मुझे सुप्रिया बहुत पसंद है, हम पिछले 4 साल से साथ में हैं। सुप्रिया मेरे जीवन में तब आई जब मेरे पास कुछ भी नहीं था माँ, उससे अच्छी लड़की मुझे और मिल ही नहीं सकती। ठीक है तो फिर उससे ही ले आते हैं,
बहू बनाकर। कोई ना कोई तो आएगी ही। अनामिका बेटे की खुशी के लिए सुप्रिया के घर वालों से बात करती है और दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का कर देती है। सुप्रिया के घर वाले भी झट से हाँ कह देते हैं। दोनों घरों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चालू हो जाती हैं। शिवम और अनामिका शादी की शॉपिंग साथ में करते हैं। अनामिका अपने लिए कुछ नहीं लेती और शिवम और सुप्रिया के लिए शॉपिंग करती है। ओहो माँ, तुमने अपने लिए तो एक भी साड़ी और ज्वेलरी नहीं ली। तुम शादी में क्या पहनोगी? अरे बेटा मेरी छोड़, अभी तुम दोनों के कपड़े जरूरी है, मेरा क्या है। मेरी तो जिंदगी आधे से ज्यादा बीत गई है, कितनी ही जिंदगी बाकी है अब। ये कोई बात थोड़ी ना हुई, मुझे नहीं पता। तुम अभी के अभी अपने लिए ज्वेलरी लोगी यहाँ से बस। अरे बेटा चल ना यहाँ से, अभी ऐसे ही बहुत खर्च हो रहा है, तुम और खर्च बढ़ाने में क्यों लगे हुए हो। तुम्हें मेरी कसम, चलो यहाँ से। माँ की कसम के कारण शिवम वहां से चला आता है, लेकिन मन ही मन खुद को कोसने लगता है। मेरे पैसे किस काम के जो मेरी माँ को ही सुख ना दे सके। मैं माँ के लिए साड़ियाँ खुद ला दूंगा। शिवम शादी में अनामिका के पहनने के लिए 6 साड़ियाँ ले आता है और अनामिका को देते हुए कहता है, माँ देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप चुपचाप से ये साड़ियाँ शादी के लिए तैयार करवा लो। ये साड़ियाँ आपको पहननी है, लगना चाहिए कि आप मेरी माँ हो। अरे कितने पैसे लगा दिए तूने। अरे महंगी दे दी हूँ कि तुझे ये सारी साड़ियाँ। पागल, एक बार मुझसे पूछ तो लेता। कोई महंगा नहीं है, तुम चुपचाप से पहन लो बस। शिवम के जाने के बाद अनामिका सोचती है, अभी तो बहू नई नहीं है, साल भर तो देना लेना लगा ही रहेगा, तो उसके लिए उठा कर रख देती हूँ। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। शादी के दिन भी अनामिका अपनी पुरानी साड़ी ही पहने रहती है। माँ को पुरानी साड़ी में देखकर शिवम को बहुत दुख होता है, लेकिन वो चुप रह जाता है। शादी अच्छे से हो जाती है और सुप्रिया बहू बनकर घर चली आती है। घर आती ही सुप्रिया शिवम से कहती है, शिवम ये क्या है, माँ के लिए तुमने नई साड़ी तक नहीं ली, ये मुझे पसंद नहीं आया। ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तो ली थी साड़ियाँ, लेकिन माँ ने पहनी नहीं। अब मैं क्या बोलूँ उन्हें? वही मैं सोचूं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भीड़ में माँ को सबसे अलग लगना चाहिए था, क्योंकि वो दूल्हे की माँ है। पर माँ तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं माँ को समझाने की कोशिश करूंगी। अगले दिन सुप्रिया नहा धोकर तैयार हो जाती है और अनामिका को नई साड़ी देते हुए कहती है, मम्मी जी आज आप यही साड़ी पहनना जब हम शाम को मंदिर जाएंगे। अरे बहू मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, उनमें से कोई पहन लूंगी। मम्मी जी आपको यही साड़ी पहननी है। अच्छा ठीक है, ला। सुप्रिया अनामिका को साड़ी देकर काम में लग जाती है। शाम को सुप्रिया तैयार हो जाती है, लेकिन अनामिका वही पुरानी साड़ी पहनकर बैठ जाती है। अनामिका को देखकर सुप्रिया का दिमाग गर्म हो जाता है। मम्मी जी ये क्या है, आपको मैंने जो साड़ी दी थी वो कहाँ है, आपने वो क्यों नहीं पहनी? अरे बेटा वो मैंने ना उठाकर तेरे लिए रख दी है, तुझ पर अच्छी लगेगी। नहीं नहीं बहू बेटी पर यह सब सुंदर लगता है, इस बूढ़ी को कौन ही देखता है। मम्मी जी ऐसा नहीं होता है, अब तो सब कुछ सही है, आपका बेटा अच्छा खासा कमाता है, मुझे जब चाहिए होगा तो और आ जाएगा, आप क्यों चिंता करती हो? अरे बेटा फिजूल में पैसे क्यों लगाना, इसमें फिजूल जैसा क्या है। अब आदमी जब कमाता है तो अच्छा पहनना और अच्छा खाना तो बनता है, वरना बेकार है सब। आप खुद ही सोचो, कोई आपको देखेगा तो क्या कहेगा, बेटा इतना कमाता है फिर भी माँ के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा अच्छा अब शांत हो जा बहू, दुनिया का क्या है, आज तेरी सी तो कल मेरी सी। चला मंदिर होकर आते हैं। सुप्रिया गुस्से में लाल पीली हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब मुझे कोई और तरकीब निकालनी होगी ताकि मम्मी जी को समझ में आ जाए कि वो क्या कर रही हैं। दोनों सास बहू मंदिर जाती हैं। मंदिर में सब अनामिका को अलग तरीके से घूरते हैं। तभी पड़ोस की एक औरत वहां आकर अनामिका को ताना देते हुए कहती है, अनामिका सुना है तेरे बेटे को अच्छी खासी नौकरी लग गई है, तो फिर तू ऐसे क्यों रहती है, अब क्या जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी हैं? इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। पड़ोसन की बातें सुनकर अनामिका उसे कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन सुप्रिया का खून खौलने लगता है। वो आंटी जी मम्मी जी को बहुत गर्मी लगती है, इसलिए उन्होंने पुरानी साड़ी पहनी है। रही बात कंजूसी की, तो मैं ऐसी ही नई की नई साड़ी दूसरों को दे देती हूँ। नहीं नहीं बेटा मैंने ऐसा नहीं कहा तुमने तो बुराई मान लिया, मैं चलती हूँ अनामिका। पड़ोसन तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाती है। वाह बहू क्या जवाब दिया है तुमने, वो तो भाग खड़ी हुई, मैं तो सोचती रह जाती, समझ में नहीं आता क्या कहूँ। अब क्या करें मम्मी जी, जिसको जो भाषा समझ में आती है उसे उसी में समझाना पड़ेगा ना।
पूजा करके दोनों सास बहू घर आते हैं। अगले दिन सुप्रिया भी अपनी सास की कोई पुरानी साड़ी पहन लेती है। जैसे ही अनामिका की नजर सुप्रिया पर पड़ती है, अरे बहू ये क्या, तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी है? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इतनी सारी साड़ियां पड़ी हैं, वो सब कब काम आएगी? तो अभी क्या, अभी जा और कपड़े बदल कर आ। नहीं मम्मी जी, मुझे यही साड़ी अच्छी लग रही है, आरामदायक है और मुझे ना रिलैक्स लग रहा है। वैसे भी मुझे घर पर देख ही कौन रहा है। ये बात भी सही है। नाश्ते की टेबल पर शिवम सुप्रिया को पुरानी साड़ी में देखकर कहता है, ये क्या है? तुम्हें आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और माँ का रंग तुम पर इतना चढ़ गया कि तुमने उन्हीं की तरह पुरानी साड़ी डाल ली। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं करता हूँ। अरे बाबा, घर में कौन अभी आ रहा है? हाँ, और घर में नई साड़ी पहनकर उसे खराब क्यों करूँ? पैसे जो लगते हैं तुम्हारे, तुम क्या बर्बादी करने के लिए कमाते हो? ठीक है बाबा, तुम दोनों सास बहू को जो करना है करो, मैं अब कुछ नहीं बोलने वाला। दोपहर के वक्त शिवम जब घर आता है तब खाने की टेबल पर शिवम दोनों सास बहू से कहता है, माँ रात को मेरे एक दोस्त की शादी में जाना है, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, तुम और सुप्रिया तैयार रहना। ठीक है बेटा। जी, हम रेडी हो जाएंगे। और दोनों अच्छे से तैयार रहना, बहुत बड़े होटल में शादी हो रही है और वो लोग बहुत पैसे वाले हैं। सुप्रिया, मैंने जो तुम्हें फर्स्ट नाइट पर साड़ी ला कर दी थी ना, वही पहनना। ठीक है। शाम के वक्त शिवम जल्दी जल्दी घर आता है और नए कपड़े निकाल कर पहनने लगता है। माँ, सुप्रिया, तुम दोनों रेडी हो या नहीं? हाँ, मैं तो रेडी हूँ बेटा। मैं भी रेडी हूँ। शिवम जब दोनों को देखता है तो, माँ, आपने फिर से पुरानी साड़ी पहनी है? और सुप्रिया, तुमने क्यों पुराने कपड़े पहने हैं? यार, तुम लोगों को जाना है कि नहीं, ये बताओ। अरे बहू, ये कपड़े तुझ पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तू मेरे बेटे का दिल दुखा रही है। वो कितने प्यार से तेरे लिए साड़ी लाया था और तूने पहनी नहीं। घर की बहू अगर ऐसे कपड़े पहनेगी तो इज्जत घर की जाती है। मम्मी जी, यही बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब आप शिवम के इतने प्यार से लाए हुए कपड़े नहीं पहनती तो उसे कितना बुरा लगता है। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो आप भी इसी घर की बहू हैं। इज्जत तो आपके ऐसे कपड़े पहनने से भी जा सकती है ना। अरे समझ गई बहू, तुम लोग क्या कहना चाहते हो। अब मैं अपने बेटे की लाई हुई नई साड़ी पहनूंगी बस, और तू भी जाकर नई साड़ी पहन ले। अनामिका और सुप्रिया दोनों शिवम के लाए हुए नए कपड़े पहनकर उसके साथ पार्टी में चली जाती हैं। सुधा के बेटे की शादी होने वाली थी और वो इतनी एक्साइटेड थी कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तू सबसे आगे ही है। लेकिन हुआ क्या है? सास बनने वाली हूँ मैं। अरे घर में एक नया सदस्य आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा ना। आप और राहुल तो ऑफिस चले जाते थे और मैं पागल की तरह घर में अकेली। अब तो मेरा साथ देने वाली आ रही है इस घर में। बहुत 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 खुश हूँ मैं। ओहो, ठीक है बेगम, लेकिन अपनी खुशी को लगाम लगा कर रखो। क्या पता कैसी आए, तुम्हारा साथ देने वाली आए या फिर ऐसी आ जाए जो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद ना करती हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? शुभ नहीं बोल सकते तो अशुभ तो ना बोले। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, चांदनी चौक जाना है शादी की शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ, थोड़ी सुबह तो हो जाने दो, दुकानें बाजार खुल तो जाए। तुम सच में ना पागल हो गई हो बहू के आने की खुशी में। बेटा माँ की हरकतें देख रहा था। वो सारी बात फोन पर अपनी होने वाली बीवी राशि को बताता है। फिर पता है क्या हुआ? माँ ना सुबह 6 बजे ही पापा को चांदनी चौक जाने को कहने लगी। दूसरी तरफ राशि कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सास इतना सोचने वाली मिल रही है, और क्या चाहिए। मैंने भी सोचा है मम्मी जी के साथ बहुत प्यार से रहूंगी, उनका ख्याल रखूंगी और प्यार करूंगी। राहुल भी खुश था। लेकिन बाजार में सुधा जी और उनके पति को एक अजीब सी दुकान दिखती है जिसके बाहर लिखा होता है, हमारे यहाँ सास बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये देखिए जरा, लग रहा है आजकल के लोगों को कोई काम नहीं है। अरे सास बनने की भी ट्रेनिंग होती है क्या? दुकान के सामने एक पिंजरा था,
उसमें एक तोता बंद था। सुधा की बात सुनकर तोता बोल पड़ता है। अरे नादान औरत, अगर सास सही तो पूरा घर सही रहता है, परिवार बंधा रहता है और आने वाली जनरेशन संस्कारी होती है। लेकिन तू क्या समझेगी? जा जा आगे जा। ओए, तोते बड़ा बोल रहा है, क्यों आगे जाऊं? मैं नहीं जा रही। देखा देखा, तेरे जैसी औरत को तो सास बनने की ट्रेनिंग लेनी ही चाहिए। निकाल 1000 रुपये और जान दर, नहीं तो पूरी जिंदगी रोती रहेगी। सुधा को तोते की बात में दम लगता है। ए जी, निकालो ना जरा 1000 रुपए। अरे पागल हो क्या? जानवर की बात में आ रही हो? किस पागल आदमी की सुन रही हो, जिसे ये भी नहीं पता कि तोता जानवर नहीं पक्षी होता है। चलो निकालो 1000 रुपये और अंदर जाकर सास के रूप में जीवन को सफल कर लो। हाँ जी, बात तो ये सही बोल रहा है। कहाँ मैं आपकी बात में आ रही हूँ? मैं तो अंदर जा रही हूँ, 1000 रुपये दीजिए। पति क्या करता, बीवी की आज्ञा सर आंखों पर। लेकिन जैसे ही सुधा अंदर जाती है, सामने कई औरतें पहले से ही बैठी होती हैं। मेरी पहली बहू के वक्त मैंने इतना नहीं सोचा था, और आज वो मेरे सर पर चढ़कर नाचती है। गुरुजी, कोई उपाय बताए। तभी गुरु की नजर सुधा पर पड़ती है और वो आंखें बंद कर लेता है। तू पहले भी मेरी दुकान के सामने से होकर गई थी ना, तब क्यों नहीं आई? औरत जो कि गुरु के साथ मिली हुई थी। महाराज, तब पता नहीं था कि सच में सास बनने की भी ट्रेनिंग लेनी होती है। लगा था घर में कोई सदस्य आ रहा है जो सारा दिन मेरे साथ रहेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी। चल फिर, पैकेज लेकर 20,000 वाला कल से आ जाना। जी महाराज, गुरुजी की जय हो। वो औरत भी सुधा को देखती है और कहती है, सही जगह आई हो बहन। 10-20 हजार का मुंह नहीं देखना भाई, बस घर बस जाए तो सोचो गंगा नहा ली। बहुत कमा लेंगे अगर परिवार एक रहा, नहीं तो बुढ़ापा वृद्धाश्रम में बिताओ। सुधा डर जाती है। वो गुरु के पास जाती है और उन्हें पैसे देती है। देखो, एक मंत्र गांठ बांध लो कि कभी भी बहू को बेटी ना समझना। जितना दबाकर पहले दिन से रखोगी, धीरे धीरे प्यार दोगी तो मान रखेगी, नहीं तो। ना जी ना गुरुजी, समझ गई। अरे भला हो भगवान का जो आपसे मिला दिया, नहीं तो मैं। हाँ, आगे बढ़ते जाए, पीछे और भी लोग हैं, सबको मौका दे। सुधा घर आ जाती है। राशि शादी करके घर आती है तो दिमाग में सास की वही छवि होती है जो राहुल ने दिखाई थी। देखो राशि, मैंने काम वाली हटा दी है। वो क्या है ना, 2000 महीने लेती थी, यानी कि 24,000 साल का, और 5 साल में उसे जोड़ो तो 1,20,000 रुपए। माँ जी, और 10 साल जोड़े तो? तभी राहुल आ जाता है। अरे बस, इतना मत जोड़ो, फिलहाल भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अरे पर बर्तन तो गंदे हैं ना, काम वाली तो आई नहीं, फिर बर्तन कौन धोएगा? अरे कौन धोएगा मतलब? तू धोएगी? मैं? ठीक है, मैं धो लेती हूँ। धो कर देती हूँ, आप खाना बना ले। अरे खाना भी तू ही बनाएगी? ये क्या बात होती है माँ? क्या हो गया तुझे? कल तक तो कुछ और ही बोल रही थी। लेकिन सुधा का व्यवहार सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहू और बेटा ससुर से बात करते हैं। पिताजी, क्या हो गया है माँ जी को? वो क्यों ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ? पिता क्या करता, बता देता है सारी कहानी कि कैसे सास का दिमाग एक गुरुजी ने खराब किया है। सास बनने की ट्रेनिंग? तो मामला ये है, वही मैं कहूँ, कहाँ तो माँ बहू का इंतजार ऐसे कर रही थी मानो साक्षात कोई देवी आने वाली है, लेकिन व्यवहार नौकरानी जैसा। देखिए माँ बुरी नहीं है, बस किसी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है। तो ऐसे में मेरे पास एक आइडिया है। बहू फुसुर फुसुर करके पति और ससुर से बात करती है। अगले दिन बहू सास के सामने कहती है, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है। ये बोलकर बहू निकल जाती है। ये कौन सी क्लास करने जा रही है? पढ़ाई तो खत्म हो गई थी इसकी। अरे माँ, दरअसल वो ये सोचकर आई थी कि तुम माँ जैसी होगी,
लेकिन यहाँ तुम तो तुर्रम खां बन गई हो। तो वो किसी बहू बनने की ट्रेनिंग वाली क्लास में गई है। ये बोलकर बेटा बाप की ओर देखता है और आंख मार देता है। हाँ हाँ, वो तो तुम्हारी माँ ने भी सास बनने की ट्रेनिंग ली है बेटा। पहले का जमाना और था भाई कि भोले मन से रिश्ते शुरू किए जाते थे। अब तो नई लड़की घर आते ही नौकरानी हटा देते हैं। बताओ, पिछले 25 साल से वो नौकरानी काम कर रही थी, तब तो कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। अरे पापा, आप भी माँ को बोल रहे हैं? अरे माना, वो माँ समझ कर आई। घर में खुशहाली रखने के लिए हमेशा आप लोगों के साथ उठती बैठती, माँ को कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन माँ की क्या गलती? अरे दादी ने भी तो ऐसा ही किया होगा ना माँ के साथ, तभी तो माँ अपनी बहू के साथ ऐसा कर रही है। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी। मेरे आने के बाद तो उन्होंने खाना बनाने वाली भी रख ली थी। अरे तो फिर तुमने क्यों काम वाली हटा दी? किसी के कहने पर अपना घर खराब कर रही हो तुम सुधा। अब बहू भी गई है ट्रेनिंग लेने, पता नहीं क्या सीख कर आएगी। नहीं नहीं, मैं अभी जाकर उसे ले आती हूँ। तभी बहू वहां पर आ जाती है। नहीं माँ जी, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं तो सिर्फ आपके लिए ये नई साड़ी लेने गई थी। अब तो सब ठीक है ना?